नमस्कार मित्रों, आज का मेरा टॉपिक है यूपी बीएड सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाई जाने वाली विषय हिंदी भाषा शिक्षण। तो मित्रों, आज हम लोग हिंदी भाषा शिक्षण के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे और हिंदी शिक्षण से संबंधित बेसिक अर्थात बुनियादी बातों की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, इकाई 1 में पहला टॉपिक है हिंदी शिक्षक। अगला टॉपिक है मातृभाषा शिक्षण का अर्थ, स्वरूप, महत्व एवं ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अगला टॉपिक है मित्रों भाषाई कौशल का सामान्य ज्ञान। इसके अंतर्गत श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल आते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों हिंदी में उच्चारण, शिक्षण, अक्षर विन्यास एवं विराम चिन्ह। अगला टॉपिक है मित्रों हिंदी शिक्षण में सूचना तकनीकी की उपयोगिता एवं प्रयोग। मित्रों, इकाई 2 के अंतर्गत पहला टॉपिक है पाठ योजना का अर्थ, महत्व एवं रूपरेखा। दूसरा टॉपिक है हिंदी शिक्षण के अनुवाद का अर्थ, विशेषताएं, प्रशिक्षण, विधियां एवं अभ्यास। तीसरा टॉपिक है कविता शिक्षण, रस पाठ एवं बोध पाठ के रूप में। अगला टॉपिक है मित्रों पद्य शिक्षण। इकाई 3 के अंतर्गत पहला टॉपिक है व्याकरण शिक्षण, औपचारिक एवं अनौपचारिक। दूसरा टॉपिक है रचना शिक्षण, कहानी पत्र एवं निबंध रूप में। अगला टॉपिक है हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण एवं समीक्षा। अगला टॉपिक है हिंदी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं एवं समीक्षा। मित्रों, इकाई 4 के अंतर्गत हम लोग हिंदी में मूल्यांकन एवं गृह कार्य। दूसरा टॉपिक है विद्यालयों में मूल्यांकन प्रक्रिया। मित्रों, सिलेबस में यहाँ पे विद्याओं लिखा है तो हमारे हिसाब से विद्यालय होगा, विद्यालयों में मूल्यांकन प्रक्रिया। अगला टॉपिक है हिंदी शिक्षण में गृह कार्य, स्वरूप एवं संशोधन। नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी पाठ्य वस्तु से अभिप्राय। अगला टॉपिक है मित्रों हिंदी पाठ्य वस्तु का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण। इस प्रकार मित्रों हम लोगों को हिंदी भाषा शिक्षण विषय को 4 इकाइयों में बांटकर अध्ययन करना है। आइए मित्रों हम लोग चर्चा कर लेते हैं हिंदी शिक्षण से संबंधित बेसिक या बुनियादी बातों की, अर्थात हिंदी शिक्षण में जो जो महत्वपूर्ण शब्द आए हैं उनकी व्याख्या कर लेते हैं, जिससे जब अगली क्लास चलेगी तो आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। पहला पॉइंट है भाषा। स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। भाषा का अपना व्याकरण होता है जबकि बोली में नहीं होता है। तो मित्रों इस पॉइंट को समझते हैं। स्वीट महोदय कहते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है, अर्थात आपस में बोलचाल के द्वारा जो हम लोग विचारों का विनिमय करते हैं या आदान प्रदान करते हैं उसी को भाषा कहते हैं। भाषा और बोली में मुख्य अंतर यह है मित्रों कि भाषा का अपना व्याकरण होता है जबकि बोली में नहीं होता है। जैसे हिंदी भाषा का अपना व्याकरण है, संस्कृत भाषा का अपना व्याकरण है और पंजाबी भाषा का अपना व्याकरण है, अंग्रेजी भाषा का अपना व्याकरण है, लेकिन अवधी बोली का अपना व्याकरण नहीं है, भोजपुरी बोली का अपना व्याकरण नहीं है। यही भाषा और बोली में मुख्य अंतर होता है। अगला पॉइंट है मित्रों हिंदी का विकास क्रम, अर्थात हिंदी विषय या हिंदी जो भाषा है। मित्रों यहाँ पे सुधार कर लें, हिंदी भाषा का विकास क्रम, ठीक ना। तो हिंदी भाषा क्रमशः अपने विकास की ओर अग्रसर हुई है। तो सबसे पहले संस्कृत बोली जाती थी, फिर संस्कृत से पाली भाषा विकसित हुई, फिर कालांतर में पाली से प्राकृतिक भाषा विकसित हुई, फिर प्राकृतिक से अपभ्रंश हुआ, फिर अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो यह था हिंदी भाषा का विकास क्रम। 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो जी हिंदी शब्द का प्रयोग करते हैं
अगला पॉइंट है, संविधान सभा ने 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला। संविधान सभा में 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला, अर्थात 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। यहां पे मित्रों संशोधन कर लें संविधान में। ठीक मित्रों, संविधान में 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला। संविधान में अनुच्छेद 343 हिंदी से संबंधित है और इसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। फिर से सुन ले मित्रों, संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। अगला जो पॉइंट है मित्रों, शिक्षण। तो शिक्षण को समझ लेते हैं। रायवर्न महोदय के अनुसार शिक्षण के 3 बिंदु हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है। यह संबंध बालक को अपनी शक्तियों के विकास में सहायता देता है। अर्थात शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है और इन तीनों में जो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम है, संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है और इस संबंध से बालक अपनी शक्तियों के विकास में सहायता देता है। दूसरी जो परिभाषा मित्रों, स्मिथ के अनुसार शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित प्रक्रिया है। स्किनर महोदय कहते हैं, स्किनर महोदय की परिभाषा है कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। ठीक है मित्रों, तो ये 3 परिभाषाएं होगी शिक्षण की। अगला पॉइंट है मित्रों, और शिक्षण की एक सामान्य बात जान लीजिए कि शिक्षण क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। इसमें छात्र भी सीखते हैं, अध्यापक भी सीखते हैं। छात्र अध्यापक भी सीखते हैं और अध्यापक भी सीखते हैं। ठीक है मित्रों, तो सामान्य भाषा में शिक्षण का अर्थ हो गया। अगला पॉइंट है, हिंदी शिक्षण में आईसीटी या शैक्षिक तकनीकी उपकरण निम्नलिखित हैं, जिसमें है कंप्यूटर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, मल्टीमीडिया मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आदि। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है मित्रों इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला पॉइंट है मित्रों, भाषाई कौशल का क्रम। तो भाषाई कौशल का क्रम विद्वानों ने दिया है। सबसे पहले आता है लिसनिंग, दूसरा आता है स्पीकिंग, तीसरा क्रम है रीडिंग और चौथा है राइटिंग। यहां से देख लेते हैं। श्रवण कौशल मतलब लिसनिंग स्किल का मतलब होता है श्रवण कौशल, स्पीकिंग स्किल का मतलब होता है भाषण कौशल, और रीडिंग स्किल का मतलब होता है पठन कौशल, और राइटिंग स्किल का मतलब होता है लेखन कौशल। यही जो है भाषाई कौशल का क्रम है। अगला पॉइंट है मित्रों, पाठ योजना के अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना, जिसे हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं, और बृहद शिक्षण योजना, जिसे हम मेगा टीचिंग कहते हैं, आती हैं। ठीक है मित्रों, तो जब हम लोग लेसन प्लान बनाएंगे तो उसमें या जब भी शिक्षण की कोई क्लास चलती है तो सबसे पहले माइक्रो टीचिंग सिखाई जाती है, जिसमें 10-10 बच्चों का या 10-10 छात्राध्यापकों का एक ग्रुप बनाया जाता है और उसमें एक कौशल पर एक छात्राध्यापक पढ़ाता है। ठीक है मित्रों, तो ये जब माइक्रो टीचिंग टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे, और जब मेगा टीचिंग का लेसन प्लान बनाना सिखाया जाएगा तो उसमें विस्तार से चर्चा की जाएगी। ठीक है मित्रों, लेसन प्लान में कम से कम जो स्टूडेंट हैं वो 40 होते हैं, और इसमें छात्राध्यापक
अपने पाठ्य योजना से पढ़ाता है या अध्यापक भी अपनी पाठ्य योजना से पढ़ाता है। मित्रों, छात्राध्यापक का आशय यहाँ पे यह है कि जो बीएड के प्रशिक्षु पढ़ रहे हैं या महाविद्यालयों में प्रशिक्षण ले रहे हैं, उन्हीं को छात्राध्यापक कहा जाता है। अगला पॉइंट है मित्रों, व्याकरण की परिभाषा। तो डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर के अनुसार किसी भाषा को बोलने और लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति का नाम ही व्याकरण है। डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर के अनुसार किसी भाषा को बोलने और लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति का नाम ही व्याकरण है। दूसरी परिभाषा है गोल्डन के अनुसार व्याकरण नियमों का समूह है जो किसी भाषा की वाक्य रचना के ढंग ढांचे का स्पष्ट बोध कराता तथा नियंत्रित करता है। ठीक है मित्रों, गोल्डन महोदय के अनुसार व्याकरण नियमों का समूह है जो किसी भाषा की वाक्य रचना के ढंग ढांचे का स्पष्ट बोध कराता तथा नियंत्रित करता है। अगले पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं मित्रों, हिंदी पाठ्य पुस्तकों में संदर्भ ग्रंथ सूची, जिसे हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं, कामा पन्ने की गुणवत्ता, कामा फॉन्ट साइज, कामा सरस पाठ्यक्रम आदि पाठ्य पुस्तक की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। तो इसमें हम लोग चर्चा कर लेते हैं मित्रों कि अच्छी पाठ्य पुस्तक वही मानी जाती है जिसमें जो लेखक हो वह विषय विशेषज्ञ हो, पहली बात। दूसरी चीज कि वह उसने जहां से भी लेख लिए हैं अपनी पुस्तक लिखने के लिए, जिस भी राइटर की बुक से लिया है अपने मैटर को, तो जब किताब लिखी जाती है तो सबसे अंत पन्ने में आप देखे होंगे कि उसमें संदर्भ ग्रंथ सूची दे रखी होती है, और नहीं तो हर पन्ने पे फुट नोट दिया रहता है कि मतलब कहाँ से मैटर को लिया गया है लेखक के द्वारा। तो यह पुस्तकें प्रामाणिक मानी जाती हैं जिसमें संदर्भ ग्रंथ सूची या फॉन्ट साइज हो, फॉन्ट साइज नहीं मित्रों, फुट नोट हो। फिर से सुन ले मित्रों, प्रामाणिक पुस्तकें वह मानी जाती हैं जिसमें किताब के अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची दिया हो या प्रत्येक पन्ने पर फुट नोट दिया हो। ठीक है मित्रों, आप डॉक्टर कर्ण सिंह की बुकों में फुट नोट देख सकते हैं। और आधुनिक असामान्य मनोविज्ञान जो डॉक्टर ए के सिंह द्वारा लिखी गई है, इसमें भी आप संदर्भ ग्रंथ सूची देख सकते हैं या फुट नोट देख सकते हैं। उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान जो ए के सिंह द्वारा लिखी गई है, इसमें भी आप फुट नोट या संदर्भ ग्रंथ सूची देख सकते हैं। उसके अतिरिक्त मित्रों, संदर्भ ग्रंथ सूची के अतिरिक्त जो पन्ना हो वो थोड़ा अच्छे क्वालिटी का हो, फॉन्ट साइज बढ़िया हो और पन्ने की साइज भी चौड़ी हो। इस समय आप देख रहे होंगे मित्रों कि जितने भी बुकें आ रही सब चौड़े पन्ने में आ रही है, लगभग A4 साइज में। तो इससे जो है रुचि बढ़ती है बच्चों की। यहाँ तक कि NCERT भी जो अपनी किताबें निकाल रही है वो लगभग A4 साइज के पन्ने पर अधिकांश किताबें निकाल रही है। पाठ्यक्रम भी मित्रों सरस होना चाहिए, तो इससे पाठ्य पुस्तक की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट है मित्रों शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र जैसे क्या है, सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, देखिए मित्रों, शिक्षण सूत्रों के जन्मदाता हर्बर्ट स्पेंसर को माना जाता है और शिक्षण सूत्रों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने से बच्चे अच्छी तरीके से लर्न कर पाते हैं। तो इसमें पहला सूत्र है सरल से जटिल की ओर। तो इसमें कहना ये है कि बच्चों को पहले सरल चीजें पढ़ाइए। ठीक है मित्रों, पहले क ख ग घ पढ़ाइए, फिर स्वर पढ़ाइए, फिर 12 खड़ी की मात्राएं पढ़ाइए, फिर उनको मिला के पढ़ना बताइए, फिर उसको
लिखना, आलेख सुलेख लिखना सिखाइए। उसके बाद धीरे धीरे जब बच्चे को सरल या बेसिक बातों की जानकारी हो जाएगी, तब उनको पद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, जितने भी कठिन विषय वस्तु है सबको आप पढ़ा सकते हैं। दूसरा इसमें सूत्र मित्रों, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जब कोई चीज ज्ञात होती है तो उसमें हमारी रुचि जगती है। ठीक है मित्रों। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने का जो वैज्ञानिक तरीका है उसी से पढ़ाया जाए। जैसे बच्चों को जब आप बताएंगे गाय, काऊ माने गाय, तो वो क्या है, गाय को देख रहा होता है छोटा बच्चा, गांव का हो या शहर का हो, तो उसको देखते ही पहचान जाएगा। लेकिन मित्रों आप कोई ऐसा जानवर बता दें जिसको बच्चा देखा ही नहीं हो, तो कहाँ से जान पाएगा। तो पहले ज्ञात चीजों के विषय में बताइए, फिर अज्ञात चीजों के विषय में बताइए। अगला पॉइंट मित्रों, शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों में भी चर्चा कर लेते हैं मित्रों। एक विधि है आगमन विधि, दूसरी है निगमन विधि, तीसरी है विश्लेषण विधि, और चौथी है संश्लेषण विधि आदि। मित्रों यह प्रमुख शिक्षण विधियां हैं। जैसे निगमन विधि में क्या होता है, पहले हम नियम बता देते हैं, उसके बाद उदाहरण बता देते हैं। जैसे नियम हमने बता दिया कि दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। उसके बाद उदाहरण दे दिया कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लघु पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उसके बाद लघु गुरु के आधार पे मात्राओं का निर्धारण कर लेते हैं। तो सिंपल है मित्रों, पहले हमने नियम बता दिया, उसके बाद उदाहरण बता दिया। ठीक है मित्रों। अगला है आगमन विधि। आगमन विधि निगमन विधि की ठीक उल्टी। इसमें पहले उदाहरण बता देंगे, उसके बाद नियम बताएंगे। जैसे उदाहरण हमने बता दिया कि कनक कनक ते सौगनी, मादकता अधिकार, या खाए बौराय जग, या पाए बौराय। तो मित्रों फिर इसके बाद नियम बता देंगे, उदाहरण की व्याख्या कर लेंगे, उसके बाद नियम बता देंगे। या सोरठा का कोई उदाहरण ही सुना दिए, उसके बाद उसका नियम बता देंगे। अगला मित्रों विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में मित्रों यह होता है कि किसी चीज को खंड खंड में तोड़ के अध्ययन किया जाता है। किसी भी चीज को सरल बनाने के लिए खंड खंड में तोड़ के जब अध्ययन किया जाता है तो उसे विश्लेषण कहते हैं। ठीक है मित्रों। और संश्लेषण विधि में क्या होता है, जब छोटे छोटे स्टेप को मिलाकर एक संपूर्ण का या समग्र का निर्माण हो तो इसे संश्लेषण विधि कहते हैं। जैसे संश्लेषण का अर्थ सीधे समझिएगा प्रकाश संश्लेषण से। जैसे पौधे क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है मित्रों। तो यह क्या बन गया, प्रकाश संश्लेषण, मतलब सारी चीजें ली उसके बाद अपना भोजन बना लिया। तो एक तरीके का संश्लेषण या निर्माण हो। विश्लेषण का मतलब होता है विखंडन। ठीक है मित्रों। जैसे छोटे टॉपिक की चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए हमको अगर पढ़ना है भारत में न्याय व्यवस्था, ठीक है मित्रों, तो हम इसको विखंडित कैसे करेंगे। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय फिर पूरे भारत में जितने भी उच्च न्यायालय है उसमें भी खंडित होगा। फिर उच्च न्यायालय के अंतर्गत उस प्रदेश के
या उससे संबंधित प्रदेशों के जितने भी जिला न्यायालय आएंगे वो संबंधित हो जाएंगे। फिर जिला न्यायालयों के अंतर्गत तहसील न्यायालय आ जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार हम लोग जाने शिक्षण विधियों के विषय में, जिसमें आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि आदि। अगला मित्रों शिक्षण कौशल। मित्रों शिक्षण कौशल का प्रयोग माइक्रो टीचिंग और मेगा टीचिंग दोनों में होता है। जैसे प्रस्तावना कौशल, प्रस्तावना कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सभी कौशलों की जान होती है और इसमें सारे प्रश्न, जब प्रस्तावना प्रश्न निकालते हैं तो सारे प्रश्न एक कड़ी से जुड़े होते हैं। अगला मित्रों उद्दीपन परिवर्तन कौशल। एक कौशल भी लिख लेते हैं, जैसे प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल आदि। उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल, व्याख्या कौशल, प्रश्न कौशल आदि है मित्रों। अगला मित्रों हम लोग मापन की चर्चा कर लेते हैं। मापन क्या है? रास महोदय के अनुसार मापन एक परमाणीकरण की प्रक्रिया है। मापन एक परमाणीकरण की प्रक्रिया, अर्थात हम लोग मित्रों दैनिक व्यवहार में देखते हैं, दर्जी के यहाँ जाते हैं, अपना कपड़ा नपवाते हैं, दूध वाला हमको दूध नाप के देता है। चावल जब हम लोग पकाते हैं या खुली जब हांडी में पकाते हैं तो उसमें से एक चावल चेक कर लेते हैं और एक पक गया तो समझ लेते हैं कि पूरी हांडी का चावल पक गया है। तो ये सामान्य व्यवहार में मापन है। ठीक है मित्रों, और परिभाषा के अंतर्गत देखेंगे तो मापन एक परमाणीकरण की प्रक्रिया है रास महोदय के अनुसार। अगला मूल्यांकन क्या है? अब मूल्यांकन क्या है? एक कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मतलब इनका कहना है कि मूल्यांकन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो सतत में व्यापक मूल्यांकन की भी चर्चा कर लेंगे जब मूल्यांकन पाठ पे आएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात जान लीजिए मित्रों कि मूल्यांकन के अंतर्गत ही मापन समाहित होता है। मूल्यांकन के अंतर्गत ही मापन समाहित होता है, क्योंकि आप देखेंगे जब बच्चा विद्यालय में पढ़ने जाता है तो उसका साप्ताहिक टेस्ट होता है, मासिक टेस्ट होता है, त्रैमासिक टेस्ट होता है, अर्धवार्षिक टेस्ट होता है और वार्षिक परीक्षाएं होती हैं। तो यह एक प्रकार का मूल्यांकन है। और उसके बाद उसमें देखेंगे बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाता है, खेलकूद की भी सारी क्रीड़ाएं कराई जाती हैं, उनके व्यक्तित्व निर्माण के लिए भी बहुत सी क्रियाएं की जाती हैं। तो ये सब मूल्यांकन के अंतर्गत ही आएंगे मित्रों। तो हम लोग यहाँ यह समझेंगे कि मूल्यांकन के अंतर्गत ही मापन समाहित है, अर्थात मूल्यांकन बड़ा है और मापन उसका भाग है। अगला मित्रों ब्लूम द्वारा निर्देशित अनुदेशनात्मक उद्देश्य। मित्रों अनुदेशनात्मक उद्देश्य को ही हम लोग शैक्षिक उद्देश्य भी कहते हैं। तो ब्लूम का जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य 3 भागों में बटा है, जो है ज्ञानात्मक उद्देश्य। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है भावात्मक उद्देश्य और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। ठीक है मित्रों, तो यह ब्लूम और उनके साथियों द्वारा विकसित किया गया। और मित्रों अगली क्लास में हम लोग ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्य इनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।